वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। देखिए मैं आज सेकंड एग्जांपल लेके आई हूँ टू फेज मेथड का। देखिए ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन होता है वो आइदर मिनिमाइजेशन टाइप का होता है या फिर मैक्सिमाइजेशन टाइप का होता है। और जो कंस्टेंट्स होते हैं, देखिए कंस्टेंट्स तीन टाइप के हो सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप का, लेस देन और इक्वल टू टाइप और इक्वल टू टाइप। ठीक है, तो देखिए जो कंस्टेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप के होते हैं वहाँ पे हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट स्लैक वेरिएबल एंड ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल। वहाँ पे हमें क्या करना है, स्लैक वेरिएबल को सब्सट्रैक्ट करना है और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना है। कहाँ पे, जहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप के कंस्टेंट्स होंगे। ठीक है, सेकंड टाइप देखिए लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड स्लैक वेरिएबल। यहाँ पे हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड नहीं करते। और थर्ड टाइप जो रहेगा वो इक्वल टू टाइप का, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, वहाँ पे हम स्लैक वेरिएबल्स को नहीं लेते। ठीक है, तो इस तरीके से तीन टाइप के कंस्ट्रेंट आपके एग्जाम्पल्स में पूछे जा सकते हैं। देखिए करंटली ये इक्वल टू टाइप के कंस्ट्रेंट ज़्यादातर से एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं। तो देखिए ये जो टू फेज मेथड होता है वहाँ पे हम जो एग्जाम्पल रहेगा वो अलग अलग दो फेजेस में सॉल्व करेंगे। फेज वन में देखिए हम क्या करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड विथ रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फेज वन में हम रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेने वाले हैं। एट द एंड ऑफ फेज वन चेक वेदर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू इज 0 इन द ऑप्टिमल टेबल। इफ यस गो टू फेज टू, इफ नो देन जस्ट कंक्लूड दैट दिस प्रॉब्लम डज नॉट हैव एनी ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला कि फेज वन में हम क्या करने वाले हैं, रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो रहता है वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम वहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है वो मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए फेज टू में क्या होगा, after finding the optimal table, from the optimal table we have to proceed phase 2 by replacing the original value of objective function। फेज़ वन में हमें जो भी ऑप्टिमल टेबल मिलेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अपना ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये सब फेज़ वन और फेज़ टू अभी हम एग्जाम्पल थ्रू में आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय टू फेज सिंप्लेक्स मेथड। अभी देखिए जेड मिनिमम इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2। यहाँ पे ये जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कौन से टाइप का है, मिनिमाइजेशन टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है। सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 8x2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 40। सेकंड कंस्टेंट देखिए क्या है, 3x1 प्लस 4x2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50 वेयर x1 x2 आर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों भी जो कंस्टेंट्स है वो कौन से टाइप के हैं, ग्रेटर दैन और इक्वल टू टाइप के हैं। अभी हमने देखा कि जो कंस्टेंट ग्रेटर दैन और इक्वल टू टाइप के होते हैं वहाँ पे हमें क्या करना रहता है, स्लैक वेरिएबल को सब्सट्रैक्ट करना रहता है और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना रहता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है अपना, ये जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइजेशन टाइप का, उसको हम कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमाइजेशन टाइप में। तो उसको मैक्सिमाइजेशन टाइप में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विथ -1। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही लिखा है, टू कन्वर्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इनटू मैक्सिमाइजेशन मल्टीप्लाई विथ -1 वी गेट मैक्स इज इक्वल टू माइनस जेड ऑफ मिनिमम इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, 3x1 प्लस 5x2। इसको -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, -3x1 माइनस 5x2। तो ये क्या हो गया, अपना मैक्सिमाइजेशन फंक्शन हो गया। ठीक है, हियर कंस्टेंट्स विल बी एज इट इज़। यहाँ पे हम जो भी कंस्टेंट रहेंगे वो एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया, जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है। अभी हम क्या करेंगे, जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको, ये जो अपना एग्जाम्पल है उसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 2x1 प्लस 8x2 माइनस s1
प्लस A1 इज इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ पे हमने एक सरप्लस वेरिएबल सब्सट्रैक्ट किया है, आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड किया है। सेकंड कंस्ट्रेंट देखिए कैसे आ जाएगा, 3x1 प्लस 4x2 माइनस S2 प्लस A2 इज इक्वल टू 50, वेयर x1 x2 s1 s2 a1 और a2 क्या होंगे, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, सरप्लस वेरिएबल को सब्सट्रैक्ट किया है और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड किया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सरप्लस वेरिएबल है, जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वहाँ पे हम सरप्लस वेरिएबल लेंगे विथ 0 कोएफिशिएंट। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 0s1 प्लस 0s2, और जो अपने आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखेंगे विथ -1 कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए कैसे आ जाएगा, -a1 माइनस a2। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने वो स्टेप लिखा भी है, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर एडेड इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विथ कोएफिशिएंट -1। तो देखिए यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना जो फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखा हमने, जेड मैक्स इज इक्वल टू -3x1 माइनस 5x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 माइनस a1 माइनस a2। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, फेज़ 1 में एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। अभी देखिए फेज़ 1 में हम क्या करने वाले हैं, रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे रिवाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना कैसे आ जाएगा, टेक रिवाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू -a1 माइनस a2 सब्जेक्ट टू जो अपने दो कंस्टेंट थे, वो कंस्टेंट मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख के लिए है। ठीक है, तो अभी देखिए हमें क्या करना है, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाना है। ये इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल हम ये जो अपना रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको यूज़ करके ये इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल अभी बनाएंगे। तो देखिए एक्स पी में क्या लेते हैं हम, जो भी अपने पास जितने भी वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा, x1 x2 s1 s2 a1 a2। ठीक है, और ये जो एक्स पी का कॉलम है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, जो अपना रिवाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहाँ पे जो भी हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स लिए हैं उनको लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1 और a2, और एक्स पी में क्या आएगा, जो अपने यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनके जो कोएफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो वो उनके कोएफिशिएंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो a1 का कोएफिशिएंट क्या है, -1, a2 का क्या है, -1। ठीक है, और cj में क्या लिखते हैं, जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, रिवाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, -a1 माइनस a2, तो उनके कोएफिशिएंट अपने को यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे x1 है क्या, नहीं, तो 0 लिखेंगे, x2 0 लिखेंगे, s1 का कोएफिशिएंट 0, s2 का 0, a1 का क्या है -1, a2 का क्या है -1। तो इस तरीके से हमने cj में क्या लिखा, कोएफिशिएंट, xb में क्या लिखे, वेरिएबल्स, xb के कॉलम में हमने क्या लिखा, यहाँ पे जो भी अपने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स थे वो, और cb के कॉलम में हमने क्या लिखे, जो अपने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स थे उनके कोएफिशिएंट। ठीक है, अभी देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर जो रो है वहाँ पे जो हमारे कोएफिशिएंट है फर्स्ट कंस्टेंट में वो लिखेंगे। अभी जैसे देखिए x1 का कोएफिशिएंट क्या है 2, x2 का 8, s1 का -1, s2 नहीं तो 0, a1 का कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 और a2 का क्या लिखेंगे 0, और कांस्टेंट में क्या लिखेंगे 40। सेम तरीके से फॉर कंस्टेंट 2 वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी हमें क्या निकालना है, जेड निकालना है। तो जेड कैसे निकालते हैं, ये देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 × 2 प्लस -1 × 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, ये देखिए -2 और ये -3 कितना आ जाएगा, -5। ये देखिए 8 × -1 कितना आ जाएगा, -8, और ये कितना आ जाएगा -4, तो ये कितना आ जाएगा -12। ये कितना आ जाएगा +1, ये 0 और ये कितना आ जाएगा +1, ये कितना आएगा -1, ये कितना आएगा -1, ये कितना आ जाएगा -40 और -50।
तो ये जेड मैक्स कितना आ जाएगा यहाँ पे -90, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू निकालनी है। ये क्या आ गया अपने पास जेड जे की वैल्यू, और सी जे की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे ऊपर है। अभी हमें क्या करना है, जेड जे माइनस सी जे। तो यहाँ पे देखिए क्या कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 -12 1 1 -1 -1, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और -1 + 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, जेड जे माइनस सी जे, ठीक है। अभी देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन चेक करनी है। ये क्या बन गया, अपना इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बन गया, ठीक है। ऑप्टिमैलिटी कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजेशन, यहाँ पे ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन क्या होती है, ऑल जेड जे माइनस सी जे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन आप अपना इनिशियल टेबल जो है वहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ है वो क्या मिल रही है, हमें निगेटिव मिल रही है। इसका मतलब क्या कि हम ऑप्टिमैलिटी तक नहीं पहुँचे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो देखिए आगे प्रोसीड करने के लिए अभी हमें क्या करना है, की कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो की कॉलम सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए -5 है और -12 है, तो यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव कौन से आगे, -12। तो इस पर्टिकुलर कॉलम को अभी हम सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव -12 थे, इसलिए हमने इस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट किया। यह क्या हो गया, अपना की कॉलम। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, की रो फाइंड आउट करना है। तो की रो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे रेशो निकालना पड़ेगा। तो रेशो कैसे निकालेंगे हम, देखिए ये क्या है वैल्यू, यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर कॉलम में आने वाली वैल्यू 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे देखिए ये क्या है 50 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना आ गया 12.5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है, मिनिमम रेशो सिलेक्ट करना है। तो मिनिमम रेशो कौन सा, यहाँ पे 5 है। ये हो गया की कॉलम, और ये क्या हो गया अपना की रो, ठीक है। और 8 क्या हो गया अपना की एलिमेंट। तो वही वैल्यू हम यहाँ पे लिख के लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर रो को हम बोल लेते हैं R1 और ये इस पर्टिकुलर रो को बोलते हैं R2। तो इस तरीके से अगर हम लिखते तो हमें कैलकुलेशन के लिए ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से एंटरिंग वेरिएबल, लिविंग वेरिएबल और की एलिमेंट अपने को मिल गया है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमें तो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन तक नहीं पहुँचे हैं, तो हमें आगे प्रोसीड करना है। तो आगे प्रोसीड करने के लिए हमने की कॉलम, की रो सिलेक्ट कर लिया, की एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया। अभी हमें क्या करना है, इटरेशन 1 बनाना है, नया टेबल बनाना है। तो नया टेबल बनाने में यहाँ पे देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे A1 रिमूव हो रहा है, बराबर, और A1 की जगह पे अभी कौन आएगा, X2 आएगा। तो अभी हमें नए वाले एंटरिंग वेरिएबल के लिए वैल्यू निकालनी। तो वैल्यू किस टाइप के होनी चाहिए, तो आप देख सकते हो ये जो की एलिमेंट अपने को मिला है 8, जो नए वाले जो वैल्यूज़ रहेंगे एंटरिंग वेरिएबल के, तो यहाँ पे 8 की जगह पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर रो को हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। इस पर्टिकुलर रो को हम अगर 8 से डिवाइड करते हैं 1/8, बराबर। इस पर्टिकुलर रो को देखिए कौन सा रो है, R1। रो R1 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नए वाले वैल्यूज़ क्या मिलेंगे, एंटरिंग वेरिएबल के R1 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या मिलेंगे, 2/8, 8/8, -1/8, 0 डिवाइडेड बाय 8, 1/8, 0/8 और 40 डिवाइडेड बाय 8। तो इस तरीके से हमें ये नए वाले वैल्यूज़ मिल जाएंगे न्यू एंटरिंग वेरिएबल यानी कि X2 के लिए। देखिए सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिख के लिया है। वी हैव टू कन्वर्ट की एलिमेंट 8 into 1। किसको कन्वर्ट करना है, इस पर्टिकुलर 8 को हमें कन्वर्ट करना है 1 में। अभी अपना नया वाला जो एंटरिंग वेरिएबल है X2, उसके लिए नए इटरेशन में। तो कैसे निकाला, परफॉर्म 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू R1। तो न्यू वैल्यूज़ देखिए कैसे होगी, न्यू वैल्यूज़ ऑफ एंटरिंग वेरिएबल X2 R। नए वाले वैल्यूज़ कहाँ पे लिखेंगे हम, रो R3 के लिए। तो 2 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 1/4, 8 डिवाइडेड बाई 8 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1/8, 0, 0 और 5। तो अभी ये नए वाले वैल्यूज़ हम कहाँ पे लिखते हैं, इटरेशन 1 में। अभी देखिए जो अपना इटरेशन 1 है, ठीक है।
अभी इटरेशन 1 में आप देखते हो यहाँ पे लिविंग वेरिएबल कौन सा है, A1। तो अभी हम ये जो कॉलम बनाएंगे वहाँ पे ये जो A1 का कॉलम है उसको हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ अभी A2 का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी A1 जाएगा और x2 आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, x2 और A2 एज इट इज़। अभी अपना जो रिवाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वहाँ पे x2 का कोएफिशिएंट क्या था, 0, और A2 का क्या था, -1, बराबर। और यहाँ पे x1 का क्या है, 0, x2 का क्या है, 0, s1 का क्या है, 0, s2 का 0 और A2 का -1। तो इस तरीके से ये मैंने इटरेशन 1 में लिख के लिया है। अभी हमने कौन से वैल्यूज़ निकाले, नए वाले एंटरिंग वेरिएबल रो R3 के लिए, न्यू वाले एंटरिंग वेरिएबल है x2, उसके वैल्यूज़ क्या क्या आ गए वैल्यूज़ अपने पास, 1/4 1, -1/8 0 0 5। अभी देखिए हमने एंटरिंग वेरिएबल के लिए वैल्यूज़ तो निकाल लिया। अभी जो अपना इटरेशन 1 है वहाँ पे हमें क्या निकालना है, अभी नए वाले वैल्यूज़ निकालने हैं रो A2 के लिए, ठीक है। ये जो अपना A2 रो है उसके लिए अभी नए वाले वैल्यूज़ बनाए। तो देखिए यहाँ पे जो 4 है ना, उस 4 को हमें कन्वर्ट करना है 0 में, बराबर। कौन सा रो है ये, R2 का रो है। इस पर्टिकुलर 4 को हम 0 में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, इन रो 4, दैट इज़ रो 4, यहाँ पे हमें A2 के नए वाले वैल्यूज़ निकालने हैं R4 रो में, ठीक है। इन रो 4 वी हैव टू कन्वर्ट 4 इंटू 0। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर रो R4 परफॉर्म R2 माइनस 4 इंटू R3। ये कैसे निकाला मैंने, R2 की वैल्यूज़ देखिए यहाँ पे क्या है, R2 की वैल्यूज़ 3 4 0 -1 0 1 50, ठीक है। उसके बाद -4 इंटू R3 की नए वाले वैल्यूज़ अपने को, ये जो अपने नए वाले वैल्यूज़ मिले ना, ये वाले वैल्यूज़ अपने को यूज़ करने हैं, 1/4 1 -1/8 0 0 5। तो ये नए वाले वैल्यूज़ और ये वाले वैल्यूज़ यूज़ करके हमें यहाँ पे क्या करना है, इस पर्टिकुलर 4 को क्या करना है, 0 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा अपने को, R2 माइनस 4 इंटू R3। R2 की वैल्यूज़ क्या क्या थी अपने पास, 3 4 0 -1 0 1 50। तो वो वाले वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख के लिए, ये देखिए, ये स्टार्टिंग में -4 देखिए हर जगह पे -4 लिखा हो, और R3 नए वाले जो आपने R3 के वैल्यूज़ मिले हैं अपने पास, ये वाले वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखे। तो कैलकुलेशन करने के बाद आप देख सकते हो, ये जो सेकंड वैल्यू थी अपनी 4 की, यहाँ पे हमें क्या लाना था, 0 लाना था। तो देखिए यहाँ पे बराबर 0 आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूँगी, जब हम नए वाले वैल्यूज़ निकालते हैं ना रो R4 के लिए, तब हमें ये जो हमने नए वाले वैल्यूज़ निकाले हैं, नए वाले एंटरिंग वेरिएबल के लिए, वो वाले वैल्यूज़ हमें यूज़ करने हैं, तभी जाके हम ये कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें R4 रो के लिए यहाँ पे नए वाले वैल्यूज़ मिल गए। देखिए आप चाहो तो ये वीडियो पॉज करके ये सारे वैल्यूज़ आप वेरीफाई कर सकते हो, खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें मिल गए रो R3 के लिए, और यहाँ पे मिल गए रो R4 के लिए। तो ये सारे वैल्यूज़ हम कहाँ पे पुट करेंगे, अभी अपना इटरेशन 1 टेबल में। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, ZJ निकालना है। तो ZJ की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए -2, यहाँ पे क्या आएगी 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/2, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा -1, और यहाँ पे देखिए Z मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाए = -30, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला है, यहाँ पे ZJ निकाला। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ZJ माइनस CJ। ZJ की वैल्यू यहाँ पे है और CJ की वैल्यू यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, ये 0 आ जाएगा, ये -1/2 आ जाएगा, ये 1 आएगा, और -1 + 1, तो ये कितना 0, ठीक है। अभी देखिए फिर से हम क्या करेंगे, ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन चेक करेंगे।
ऑप्टिमेलिटी की कंडीशन क्या होती है कि ऑल Zj माइनस Cj शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो वैल्यूज़ क्या मिले अपने को, निगेटिव मिल रही है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। आगे प्रोसीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे कौन से आ गए, ये आ गई मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। तो अभी हम क्या करेंगे, x1 को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया अपना की कॉलम। उसके बाद में हमें क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हमें रेशो निकालना है। तो रेशो कैसे निकालेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 1/4। तो ये कितना आ जाएगा 20। और यहाँ पे देखिए 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पे मिनिमम रेशो कौन सा है अपना, ये वाला है मिनिमम रेशो। तो अभी हम क्या करेंगे, A2 को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, x1 क्या हो गया अपना एंटरिंग वेरिएबल हो गया, और A2 क्या हो गया लिविंग वेरिएबल, ठीक है। और 2 क्या हो गया अपना की एलिमेंट। तो अभी हम क्या करेंगे, वो सारे वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख के लेते हैं। एंटरिंग वेरिएबल क्या है अभी अपना x1, लिविंग वेरिएबल क्या है A2, और की एलिमेंट देखिए, की एलिमेंट की वैल्यू क्या है अपने पास 2, ठीक है। अभी यहाँ पे हम ऑप्टिमेलिटी की कंडीशन तक नहीं पहुँचे, इसलिए अभी हमें क्या करना है, आगे प्रोसेस करना है। तो देखिए आगे प्रोसीड करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो ये की एलिमेंट की वैल्यू है, की एलिमेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, इस पर्टिकुलर 2 को अभी हमें किस में कन्वर्ट करना है, 1 में कन्वर्ट करना है। अभी देखिए अपना नया वाला एंटरिंग वेरिएबल है x1, लिविंग वेरिएबल है x2। अभी अपने को यहाँ पे आगे प्रोसीड करना है। तो आगे प्रोसीड करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो अपना की एलिमेंट है 2, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 में। अभी देखिए हमने इस पर्टिकुलर रो को बोला है R3 और इस रो को बोला है हमने R4, ठीक है। अभी R4 पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा सो दैट यहाँ पे 2 की जगह पे हमें 1 मिले। तो देखिए अगर हम R4 रो को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रो में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपने नए वाले एंटरिंग वेरिएबल के लिए यानी कि x1 के लिए यानी कि रो 5 के लिए अभी हम वैल्यूज़ निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, R4 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे R4 की वैल्यूज़ क्या क्या है, 2, 0, 1/2, -1, 1, 30, और उन सबको हमें डिवाइड करना है 2 से। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही पॉइंट लिखा है, वी हैव टू कन्वर्ट की एलिमेंट 2 इंटू 1, देयरफॉर परफॉर्म R4 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, न्यू वैल्यूज़ ऑफ एंटरिंग वेरिएबल x1, दैट इज़ कौन से रो के लिए निकालना है अभी हमें, R5 रो के लिए। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा -1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, 15। तो ये सारे वैल्यूज़ अभी हमें यहाँ पे इटरेशन 2 में लिखने हैं। पहले कौन सा था वेरिएबल यहाँ पे x2, अभी यहाँ पे देखिए A2 जा रहा है और x1 यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा x1 और अपना x2, ठीक है। ये देखिए ये रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट हमें यहाँ पे लिखना है। x1 का कोएफिशिएंट क्या है 0, x2 का 0, s1 का है 0, s2 का क्या है 0, a1 और a2 यहाँ पे रिमूव हो गया है, ठीक है। यहाँ पे x1 का कोएफिशिएंट क्या है रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0, और x2 का क्या है 0, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे रो 5 और इसको बोलेंगे रो 6। अभी देखिए क्या करना है हमें, नए वाले एंटरिंग वेरिएबल के नए वाले वैल्यूज़ हमें क्या मिल गए, यहाँ पे देखिए 1, 0, 1/4, -1/2 और 15। ये वाले वैल्यूज़ निकाले हमने एंटरिंग वेरिएबल के लिए, ठीक है। अभी आप देखिए ये जो अपना x2 है, अभी नए वाला जो अपना इटरेशन 2 रहेगा, इटरेशन 2 में हम x2 के वैल्यूज़ को कैसे लिखेंगे, आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर कॉलम है यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1/4, इसको हमें कन्वर्ट करना है 0 में। देखिए क्या होता है, जो अपना की एलिमेंट की जो वैल्यू होती है ना उसको हमें कन्वर्ट करना रहता है 1 में, ठीक है। और जो मतलब वो लिविंग वेरिएबल के लिए रहता है,
और उसके बाद में जो रिमेनिंग जो वेरिएबल होता है उसके वो पर्टिकुलर कॉलम में आने वाले जो वैल्यू होते हैं उसको हमें कन्वर्ट करना रहता है ज़ीरो में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट पे आपको यहाँ पे बिल्कुल गलती नहीं करनी है। इसको कन्वर्ट करना है 1 में और इसको कन्वर्ट करना है 0 में। अभी देखिए ये इसका तो हमने कैलकुलेशन कर लिया। अभी हम यहाँ पे ये जो अपना रो R3 है यहाँ पे हम इस 1/4 को 0 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो इसको पर्टिकुलर ये 1/4 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये जो हमने नए वाले वैल्यूज़ निकाले हैं ना एंटरिंग वेरिएबल के, उसके वैल्यूज़ का हमें यहाँ पे यूज़ करना है इसको 0 करने के लिए। तो कैसे करेंगे, कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए R3 माइनस 1/4 R5 ये ऑपरेशन हमें वहाँ पे मतलब परफॉर्म करना पड़ेगा सो दैट वहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर 1/4 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके दिया है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके एक एक वैल्यूज़ आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। तो देखिए नए वाले वैल्यूज़ अपने पर क्या क्या मिल जाएंगी, 1/4 माइनस 1/4 इंटू 1। तो यहाँ पे देखिए नए वाले वैल्यूज़ मिलेंगे अपने को 0, 1, माइनस 3/16, 1/8 और 5/4। तो ये वाले वैल्यूज़ हम पुट करेंगे अभी अपने नए वाले इटरेशन में। अभी देखिए उसके बाद में हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ZJ निकालना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 0, इन दोनों का 0। तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे भी क्या आएगा 0, यहाँ पे भी आएगा 0 और यहाँ पे Z मैक्स यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, ZJ माइनस CJ। अभी देखिए यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। ठीक है, अभी देखिए हमने यहाँ पे ये जो अपना इटरेशन 2 है यहाँ पे हमें ऑल वैल्यूज़ क्या मिल गई, ZJ माइनस CJ की 0 मिल गई। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, At the end of phase 1, check whether the objective function value is 0 in the optimal table। अभी आप देख सकते हो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल टेबल, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपनी ऑप्टिमलिटी की कंडीशन फुलफिल हो रही है। और यहाँ पे देख सकते हो ये अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो भी वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स की कोएफिशिएंट यहाँ पे आप देख सकते हो सबके सब क्या आ रहा है, यहाँ पे अभी ऊपर 0 आ रहा है। तो ये कंडीशन अभी क्या हो रही है, अपनी फुलफिल हो रही है। कौन सी कंडीशन, ये वाली। At the end of phase 1, check whether the objective function value is 0 in the optimal table. If yes, then go to phase 2। अभी हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, in iteration 2 all entries in ZJ minus CJ are greater than or equal to 0, therefore current solution is optimum। we get, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या मिली हमें 15 और x2 की वैल्यू क्या मिली है 5/4। we get x1 is equal to 15, x2 is equal to 5/4 with z max is equal to 0। अभी हमें सॉल्व करना है फेज़ 2। तो देखिए फेज़ 2 में क्या होता है, अपना जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको अभी हमें यूज़ करना है। फेज़ 1 में हम क्या यूज़ करते हैं, रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जहाँ पे सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स रहते हैं। और फेज़ 2 में अपने को यूज़ करना रहता है ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अपना ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, जे स्टार मैक्स इज इक्वल टू -3x1 -5x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 माइनस a1 माइनस a2। ठीक है, अभी देखिए ये जो अपना नया वाला टेबल है यहाँ पे हमें कैसे लिखना है, ये जो अपने बेसिक वेरिएबल्स थे सबके सब यहाँ पे हमने लिख के लिए। देखिए जो अपना 2 फेज मेथड होता है वहाँ पे हमें एक एक करके आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को अपने जो टेबल्स बनाते हैं हम ऑप्टिमल टेबल उसमें से रिमूव करना रहता है। तो फाइनल वाला जो टेबल रहेगा वहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स रहेंगे ये सारे। ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स रहेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स वहाँ से रिमूव किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो x1 है, x1 का कोएफिशिएंट क्या है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में -3, x2 का क्या है -5, s1 का क्या है 0, s2 का क्या है 0। ठीक है, x1 का कितना है यहाँ पे -3 और x2 का कितना आ गया -5। और जो बाकी के जो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है इटरेशन 2 में आए हुए वो वैल्यूज़ हम एज इट इज़ लिख के लेंगे। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ZJ की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा ये -3, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये -5, यहाँ पे कितना आएगा 3/9।
16 और यहाँ पे देखिए ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा 7/8। और जे स्टार मैक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ये देखिए कितना आ जाएगा 205 डिवाइडेड बाय 4। अभी हमें क्या निकालना है, जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू निकालनी है। तो जेड जे की वैल्यू तो यहाँ पे निकालिए, सी जे की वैल्यू यहाँ पे ऊपर है। तो देखिए यहाँ पे क्या वैल्यूज़ मिल जाएगी हमें। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आप ये 3/16 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप अपना जो फेज 2 का टेबल है वहाँ पे देख सकते हो कि जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0 और ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हियर ऑल जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, देयरफॉर करंट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। वी गेट x1 की वैल्यू हमें क्या मिली 15 और x2 की क्या मिली 5/4 विथ जेड मैक्स इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिली हमें -205 डिवाइडेड बाय 4। बट अपना जो ओरिजिनल फंक्शन था वो क्या था, मिनिमाइजेशन का था। उसको हमें मैक्सिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट किया था, -1 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे अगर इस वैल्यू का हम फिर से -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना जेड मिनिमम की वैल्यू अपने को क्या मिल जाएगी 205 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरीके से ये आ गया अपना फाइनल सॉल्यूशन। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।